इतनी ज्यादा शॉर्ट सप्लाई है और इतना ज्यादा फर्क है आपको 30-40 रुपए या इससे भी ज्यादा का फर्क है बिटवीन इंटर बैंक एंड ओपन मार्केट। उसका क्या रिजल्ट होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि आप जो लोग रेमिटेंसेस पहले भेज रहे थे थ्रू बैंकिंग चैनल, बड़ी मुश्किल से बैंकिंग चैनल में आए थे, वो अब हवाले हुंडी से भेज रहे हैं। तो पिछले महीने आफ्टर 27 और 20 आई डोंट नो हाउ मेनी मंथ्स पहली दफा 2 अरब से नीचे चली गई। लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं रहा। अब किसी को 40 रुपए पर डॉलर ज्यादा मिल रहा हो तो वो क्यों बैंकिंग चैनल से भेजेगा? उसने तो अपना घर के असर जाना। तो अगर वो $1000 तो एक तो ये हो। दूसरी हमने जो हिस्टोरिकली एक बात देखी है कि जब आप डॉलर की सतह को नीचे रखने की कोशिश करें, कि आज से 10 साल पहले भी ये हुआ था, तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी हर्ट हुई और हमारे रिजर्व अब फिर से वो चीज रिपीट होने जा रही है। और देखिए ये एक बिल्कुल गलत ये आइडिया है कि अगर आप इंपोर्ट्स को रोकोगे तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी। ऐसे नहीं होता। हाँ, आप लग्जरी इंपोर्ट्स को रोकें, आप तेल की रैशनिंग करें, आप अपना ऑयल बिल कम करें, विच इज योर बिगेस्ट बिल, आप लग्जरी कार्स को रोकें, आप महंगे टेलीफोनों को रोकें, आप वो चीजें रोकें जिससे आपकी इकोनॉमी सच इफेक्ट नहीं होती, आपकी आवाम को इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इस हुकूमत ने पैनिक में आके क्या किया कि आप हमारी रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट्स को रोक दिया। अब बात यह है, मैं आपको टेक्सटाइल की बात करता हूँ, मैं टेक्सटाइल के शोबे से मैं आपको ज्यादा ऑथेंटिकली टेक्सटाइल के बारे में बता सकता हूँ कि जब हम $1 अरब की इंपोर्ट करते हैं कॉटन, हम कॉटन $1 अरब की इंपोर्ट करते हैं, हम उसको वैल्यू एडेड में कन्वर्ट करके $7-8 अरब का वापस भेजते हैं। उस 7-8 तो 6-7-8 टाइम्स हम उसमें वैल्यू ऐड करते हैं वापस भेजते हैं। अच्छा, ये कहानी आज से 10 साल पहले, पर जब हमारी यान और कॉटन और ग्रे क्लॉथ की एक्सपोर्ट होती, अब पाकिस्तान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेड ऑफ की तरफ चला गया। हमारी पर केजी वैल्यू जो है वो बहुत ऊपर चली गई है। जो एक्चुअल अब आपने $6 अरब की एक्सपोर्ट कम कर दी और इसके बदले में सॉरी इंपोर्ट कम कर दी आपने, जिसमें रॉ मटेरियल भी शामिल है, और 10-12-15 अरब की अगर आपने एक्सपोर्ट की कमी उसकी वजह से हो गई, तो क्या उसका नेट होगा? फॉर इंस्टेंस, हमने जो एक हुकूमत के साथ कमिटमेंट की थी कि 5 साल में हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को $50 अरब में लेके गए। वी वर ऑन टारगेट। पिछले साल में 20 पे जाना था, आखिरी 2-3 महीने में इशू आया, हम 19.5 पे पहुंच गए इस साल। और $5 अरब की पिछले 2-3 सालों में बिकॉज ऑफ द सपोर्टिव पॉलिसीज ऑफ स्टेट बैंक एंड द गवर्नमेंट, तो $5 अरब की मशीनरी भी लगी। अब हमारे पास अगर वो मशीनरी सारी इंस्टॉल होकर चल पड़ती है तो वी हैव नाउ द कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ $25 बिलियन प्लस। तो इस दफा हमारा ख्याल था हम 25 बिलियन पे जाएंगे, लेकिन अब जो हालात हो गए हम 25 बिलियन के बजाय शायद 16 बिलियन पे या 17 पे जाए, तो ये $8-9 बिलियन का जो खसारा है ये कौन पूरा करे? हमारी अब इस वक्त $50-60 मिलियन की कॉटन पोर्ट पे आगे बढ़ी। आपको अभी मैं बात खत्म करूंगा तो कामरान अरशद साहब आपको स्टेटिस्टिकली बताएंगे कि क्या किस तरह से हम हर्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉलर। लोगों ने मशीनरी मंगा ली है, पोर्ट में पड़ी है और पैसे भी दे दिए मैंने, वो डॉलर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे, वो मशीनरी रिलीज दो। हमारी अपनी कंपनी के साथ भी ये हो रहा है और लोगों ने। तो जब हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलेंगे, मशीनरी नहीं मिलेगी, और एक कंटेनर पे जो डेमरेज और जो पेनल्टी पड़ती है, actually there are some consignments where the damage and penalty is becoming a very significant part of the cost. वो और कहीं पे जहाँ 2-3 महीने से फंसे हुए हैं वहां तो डैमेज और पेनल्टी ऊपर चले गए, और क्योंकि अब कंटेनर होल्डिंग चार्जेस भी साथ लग रहे हैं। तो ये
हमारी समझ में ये चीज नहीं आ रही। आप इंपोर्ट्स को, स्पेशली रॉ मटेरियल और इंडस्ट्रियल इंग्रेडिएंट्स की इंपोर्ट्स को रोक के आप एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सकते, ना ही आप पैसे बचा सकते। तो ठीक है, एक मसला ये भी है कि दुनिया में रिसेशन भी चल रही है, उसका भी इफेक्ट होगा। लेकिन चाइना से इतनी बिजनेस निकली, हमारे कंपेटिटर्स जो इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका में है, वहां पे उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारी कम हो रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी वर्ल्ड रिसेशन है, नहीं, रिसेशन है तो फिर उनको भी कम हो जाता। हमें वो बिजनेस चाइना से इस वक्त नहीं मिल रही बिकॉज देयर इज टू मच पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और डॉलर फ्लक्चुएशन। लोगों को हम 6 महीने या 8 महीने या 1 साल एडवांस में सौदे करते हैं, कैसे करें? हमें यही नहीं पता कि डॉलर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, किस रेट में मिलेंगे, क्या होगा। अगले जो लोग 1-1 साल या 2-2 साल की बुकिंग करने आते हैं, उन्होंने अपनी कंपनियां चलानी, वो कहते हैं आपके यहाँ तो स्टेबिलिटी नहीं है, हमें क्या पता आप 1 साल बाद हमें सप्लाई कर सके ना, हमने अपनी सप्लाई चेन सिक्योर करनी है, वो बांग्लादेश चलेंगे। हमें अगर जो बिजनेस चाइना से मिली, अगर उसका 2-4% भी हमें यहाँ आ जाता पाकिस्तान, तो हमारी एक्सपोर्ट्स 1.5 to 2 times बढ़ जाती। तो ये कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी हुकूमत को। पैनिक करके जो मेजर्स हैं उससे नहीं चलेगा। बहुत और स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं कि हम क्या करें। देखिए हमारे मुल्क में ये एक हिस्टोरिकल चीज है कि स्टेक होल्डर से पूछा नहीं जाता, ब्यूरोक्रेट्स बैठ के बना देते हैं पॉलिसी। जब स्टेक होल्डर को नहीं पूछा जाता वो पॉलिसी नहीं चलती। पिछले 3-4 साल में एक बहुत इंटरेक्शन हुआ स्टेक होल्डर के साथ और कई पॉलिसीज अच्छी आई, हालांकि डिसीजन मेकिंग में इश्यूज बहुत थे। तो गवर्नमेंट विल हैव टू सिट डाउन, पुट इट्स थिंकिंग कैप ऑन, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, come up with solutions which are proactive and which are actually productive and not regressive, and take the associations like APTMA and other associations on board, make them the stakeholders and let them help to draft the bills. तो इस वक्त एक बहुत हम नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं। वैसे तो हम सारी उम्र से सुनते हैं कि पाकिस्तान नाजुक वक्त से गुजर रहा है, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं कि वी आर हेडेड फॉर कंप्लीट डिजास्टर। अगर हमारी इसी तरह इंपोर्ट बंद रही और हमारे रॉ मटेरियल ना मिले तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होगी। ऑलरेडी 30 to 50% हमारी शट है, और अगर ये बंद हो जाएगी 25 मिलियन लोग आउट ऑफ जॉब होंगे, 25 मिलियन फैमिलीज आपकी कितनी बनेंगी, और 60% ऑफ योर एक्सपोर्ट, और सिर्फ टेक्सटाइल में नहीं रहेगा, फिर आपकी सारी एक्सपोर्ट ही नीचे जाएगी। तो ये बहुत लंबा प्रक्रिया है। और इस वक्त मेरी जिंदगी में मुझे याद नहीं कि इतनी डिजास्टर सिचुएशन में हमारी पहले भी रिजर्व लो हो गया, लेकिन इस वक्त जो है कि आप 500 और 1000 $5,000 डॉलर की एलसी नहीं ऑनर हो रही है और लोगों के माल पोर्ट, ये बहुत खतरनाक है। एंड एज पेट्रियोटिक पाकिस्तानी एंड स्टेक होल्डर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारा यही एक इल्तिजा है हुकूमत से कि प्लीज आप होश के राहो कि आप अपनी पॉलिसी में जो चेंजेस वो करें। बहुत बड़ा डिजास्टर, देयर इज अ ह्यूज डिजास्टर जिससे मुल्क शायद फिर नहीं। तो अब मैं कामरान साहब को बताऊं, अर्ज करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं आज पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम जर्नलिस्ट का सुधीर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए ऐसे मौके पे एप्टमा, और हम आपके साथ सारे फैक्ट्स फिगर शेयर करेंगे। और जिस डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं रिकैप करना चलूँ कि साल पहले हम इसी कमरे में बैठ के सनतकारी के अमल के बारे में बात कर रहे थे, खुशहाली के बारे में बात कर रहे थे, जॉब एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे थे। 30 जून 2022 को पाकिस्तान ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट अचीव की थी $31.5 बिलियन की। उस $31.5 बिलियन में $19.5 बिलियन यानी कि सबसे बड़ा शेयर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड मसनूआत का था। उसमें खुशाइन चीज ये थी कि हम खाली कपड़ा और धागा एक्सपोर्ट करने की जगह वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, होम टेक्सटाइल, डेनिम, टॉवल, knitted प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्सवेयर, सॉक्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में चले गए थे। और पाकिस्तान ने बहुत सारी नई
नए ममालिक में नए रिटेलर्स के साथ ब्रेक थ्रू किया था। उस ब्रेक थ्रू में एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि 2020 में जब कोविड आया तो उस वक्त की हुकूमत वक्त में पाकिस्तानी सनतकारों को एक मौका दिया कि आप SOPs फॉलो करके अपनी सनतें स्टार्ट करें। नतीजा ये हुआ कि सूबा पंजाब की इंडस्ट्री अप्रैल 2020 के महीने में शुरू हो गई थी, सूबा सिंध की मई 2020 के महीने में शुरू हो गई थी, जबकि हमारे ही कंपेटिटर्स बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम, चाइना में तो 6 से 9 महीने की ताखीर के बाद शुरू हुए। कभी कभार मसला पैसों से हल नहीं होता, कभी कभार मसला हल होता है कि कौन किसी वक्त पे सबसे पहले पहुंच जाए। पाकिस्तानी सनतकारों की प्रोडक्ट आलमी मार्केट्स में सबसे पहले पहुंची। यूरोपियन, अमेरिकन, कैनेडियन बायर्स ने अपनी खाली शेल्फों को जब रीस्टॉक करना था तो पाकिस्तान वाज द ओनली ऑप्शन। उस नतीजे में हुआ क्या कि पाकिस्तान को मार्केट एक्सेस मिली। हमारी एप्टमा मैनेजमेंट, हमारे पेट्रन इन चीफ, स्टेट बैंक की मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की, मुख्तलिफ साबिक़ा गवर्नमेंट्स की एफर्ट्स रंग लाई। जो हमारी एक्सपोर्ट्स 13-14 बिलियन डॉलर पे फंसी होती थी वो पिछले साल 19.5 बिलियन डॉलर पे क्लॉक है। 2016-17 में हमें LTFF मिला, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग स्टेट बैंक से, जिसके तहत बहुत सनत लगी। फिर हमें 2020-21 में टर्फ मिला स्टेट बैंक से 3% के मार्कअप पे, जिसमें 472 अरब रुपए की सनतकारी हुई। आज के दिन मुझे अफसोस से कहना पड़ा है कि वो सारी की सारी हमने खतरे में डाल दी है। बहुत सारी सनत लग गई है, बहुत सारी लगने के करीब है, बहुत सारी इन प्रोसेस है, वो इस वक्त सारी इन डेंजर चलेगी। नंबर 2, हमने पिछले साल 15 मिलियन बेल्स के सर पे 19.5 बिलियन डॉलर की टेक्सटाइल की थी। ये 15 मिलियन बेल में से 8 से 8.5 डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी, बाकी 6.5 से 7 मिलियन बेल की इंपोर्ट थी। तो तब हम जाके 19.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट पर पहुंचे थे। ये हमारी एक्सपोर्ट 2013-14 से हमेशा 13-14 बिलियन डॉलर पे लैग कर रही थी। तो ये जो सारी सनतकारी हुई LTFF और टर्फ के तहत, एंड कुछ लोगों ने जो अपनी जेबों से भी की, उसके अमल में हमने 5 से 6 बिलियन डॉलर इजाफी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हासिल की। आई एम श्योर अदर सेक्टर्स ने भी की, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ टेक्सटाइल की बात कर सकता हूँ। हम टेक्सटाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वही लाइन शेयर ऑफ एक्सपोर्ट है, वही सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी है और वही सबसे बड़ा टैक्स अर्निंग सेक्टर भी है फॉर द गवर्नमेंट। आज के दिन में अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो ये तो तय हो गया कि हमें 15 मिलियन बेल या उससे ज्यादा चाहिए। तो हकीकत ये है कि एज ऑफ बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ इस मुल्क में 4.6 मिलियन या 40 लाख बेल हुई है, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स 1.5-2 लाख बेल और आ जाएगी तो हम 5 मिलियन या 50 लाख के नीचे रहेंगे। अब स्टेट बैंक ने LCs रोक दी हैं या रोकने का अमल शुरू कर दिया, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। हम ओवरऑल एक पिक्चर समझ सकते हैं कि जैसे सुधीर साहब ने कहा कि 4.2 बिलियन डॉलर रह गए हैं, तो जाहिर है स्टेट बैंक ने एक इम्पोर्ट कंप्रेशन कर दिया और वो अब से नहीं, पिछले 4 महीने से इम्पोर्ट कंप्रेशन शुरू है, बल्कि 6 महीने से स्टार्ट है। मिफ्ता साहब के टाइम से स्टार्ट हुई और वो मजीद कंटिन्यू हुई डार साहब के टाइम पे। लेकिन मुझे ये समझाते हैं कि हम 19.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट इस साल कैसे अचीव करेंगे अगर हमारे पास रॉ मटीरियल नहीं होगा। ठीक है, हम इस लायक तो है नहीं कि हमारी अपनी क्रॉप पूरी हो जाए। ठीक है, अगर हमारी क्रॉप फेल हो गई है तो जाहिर है हमने इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट आपको पूरी करके देनी है ना। आप थोड़ा सा ये सोचें कि अगर इस मुल्क ने अपना एक्सपोर्ट टारगेट ना मैच किया, ना मीट किया, तो इधर किस किस्म का डिजास्टर आएगा। चौथी चीज जो कॉटन पोर्ट पे आई हुई है, मैं आपको उसके फिगर्स दे देता हूँ और ये एप्टमा के वेरीफाइड फिगर्स हैं। कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स पे कोई 20 मिलियन डॉलर की कॉटन आई हुई है। LC बेसिस पे 38 मिलियन डॉलर की कॉटन आई हुई है कराची पोर्ट पे। ये 58 मिलियन डॉलर की कॉटन है जो 15 दिन से 2 महीने 1.5 महीने से इधर आई हुई है, 15 से 45 दिन की एजिंग है। और ये कमर्शियल बैंक्स, इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं रिटायर हो रहे, डॉलर ना होने की इल्लत, रुपए की अवेलेबिलिटी का मसला नहीं है, बट डॉलर के ना होने की वजह से
स्टेट बैंक ने 3 जनवरी को अपनी जान छुड़ाई है और उन्होंने ये डिसीजन मेकिंग कमर्शियल बैंक्स पे पास कर दिया और कमर्शियल बैंक्स को हिदायत दे दी गई है कि अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस करके चले और आपने सिर्फ एक्सपोर्ट या एक्सपोर्टर को तरजीह देनी है एलसी खोलने में। इस वक्त एक्सपोर्टर को भी तरजीह नहीं मिल रही। बैंक्स को यह खतरा है कि आज एलसीआं खोली 4 महीने बाद उनकी रिटायरमेंट आती है तो वो किस रेट में, तो बैंक्स इस वक्त एलसीआं नहीं खोल रहे, उसमें स्टेट बैंक हमें हाथ पल्ला नहीं पकड़ा रही, उसमें गवर्नमेंट हमें एश्योरेंस दे रही है लेकिन हाथ पल्ला नहीं पकड़ा रही। लेकिन ये एक बड़ी भयानक चीज है। अमेरिकन कॉटन एप्टमा मेंबर मिल्स ने 17,70,000 बेल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स किए उनके साथ इस साल। उसमें से 5,31,000 बेल इस वक्त शिप हो चुकी है अमेरिका से। वो 5,31,000 बेल का तखमीना तकरीबन 290 से 300 मिलियन डॉलर है। अगर हम वो नहीं छुड़ा सके या उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे बैंक्स ने नहीं रिटायर किए वेदर एलसी पे या सीएडी बेसिस पे, तो आपको अंदाजा लगा लें कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। जो हाल ही में सोयाबीन की प्रॉब्लम थी वो इसके सामने कुछ भी नहीं होगी, बिकॉज वो 12 से 20 जहाजों की या 21 जहाजों की टोटल प्रॉब्लम थी। अल्टीमेटली उसमें अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन एम्बेसी इन्वॉल्व हुई थी तो वो रिलीज हो गया कार्गो अब। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर है, क्योंकि इसमें पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। वो आधी सनत वैसे इस वक्त बंद हो चुकी है अक्रॉस सिंध, पंजाब, केपी, एंड जो बाकी आधी सनत है उसके पास 30 से 90 दिन का रॉ मटेरियल पड़ा है, इससे ज्यादा शायद नहीं पड़ेगा। इस साल कॉटन की कीमत पिछले साल से 35 से 40% ज्यादा है एवरेज प्राइस। एंड जो पिछले साल डॉक्यूमेंट्स रिटायर हुए थे वो 162 से 175 पे रिटायर हुए थे। इस साल डॉक्यूमेंट्स 224-25 से 235-40 तक रिटायर हुए। सो इधर हर हमारे मेंबर की रॉ मटेरियल लेने की सकत पिछले साल की निस्बत आधी रह गई है ड्यू टू डिवैल्यूएशन एंड यूनिट प्राइस। अब अगर हमारा रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो हम कहाँ से एक्सपोर्ट पैदा करेंगे? और हमारे मेंबर्स जिन्होंने बैंकों से कर्जे लिए थे एक्सपेंशन के लिए, वो बैंकों को कैसे सर्विस करेंगे? हम टैक्स की अदायगी कहाँ से करेंगे? वर्कर जो इतना ले ऑफ होगा, ऑलरेडी आपने कई हेडलाइंस देखी है कि 70 लाख वर्कर ले ऑफ हो चुके हैं। वो वर्कर क्या घर बैठा रहेगा? 15 से 20 रुपए की होगी और नान 35 से 40 रुपए की होगी। और अगले साल भी कॉटन के हमें हालात को अच्छे नहीं लगते। इस साल सूबा सिंध में 35 से 40% रकबा गंदम की काश्त में जा रहा है कंपेयर टू 100% लास्ट ईयर। जब उधर उस पर गंदम काश्त होगी तो उन्होंने या कपास या मुंजी लगानी है। मुंजी का रेट 3500 से 8000 पे चला गया, तो कोई पागल ही होगा कि कपास लगाएगा। इस साल हमारी नेशनल यील्ड भी सिर्फ 10 मन फी एकड़ थी। ये भी एक बहुत बड़ा माजरा है कि हमारे पास प्रॉपर बीज ही नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में कुछ 7-7.5 फेक सीड कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं। हम कई दफा मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर को कह के थक गए कि खुदारा ये फेक सीड कंपनीज की आप स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेशन करें। एंड जो ये फेक सीड कंपनीज हमारे जिम्मेदार को गैर मयारी बीज बेच के उसका नुकसान करती हैं या उसको उधार पे बेच के झांसा दे के उससे एक गैर मयारी फसल उगवाती हैं, जो फिर पिंक बोलवर्म, व्हाइट फ्लाई या पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं होती, वो फिर फसलें तबाह हो जाती हैं और उसमें नेट नुकसान जमींदार का होता है। जमींदार के नुकसान के बाद अगली बारी हमारी आती है कि हमें फिर इम्पोर्ट करनी पड़ती है। हम इम्पोर्ट करते हैं तो ज़र मुबादला में प्रेशर आता है। हम पागल है कि हम इम्पोर्ट करें? अगर हमारी अगर फसल पूरी हो जाए, जिस तरह आज से 10 साल पहले पाकिस्तान ने 12 से 14 मिलियन बेल की फसल इम्पोर्ट की, प्रोड्यूस की थी, उगाई थी, माजरा चाहता हूँ उगाई थी, तो इम्पोर्ट ना होने के बराबर थी। हम कोई हंसी खुशी तो नहीं इम्पोर्ट करें। हमें तो मजबूर किया गया है कि आप बांग्लादेश वाले मॉडल पे जाएं और आप अपना रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करें, क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि हम अपना पूरा कर सकें। तो अगर हमने इम्पोर्ट करना है, हम $1 की कॉटन इम्पोर्ट करके उसके अगेंस्ट $4.5 की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है हमें इम्पोर्ट करने दें हमारा रॉ मटेरियल, इसमें दरारें ना अटकाएं। स्टेट बैंक गवर्नर ने हमें परसों कहा है कि उनके पास 2 ही तरीके हैं ज़र मुबादला कमाने के, या रेमिटेंस
या फॉरेन एक्सचेंज जो एक्सपोर्ट्स के थ्रू आएगा। रेमिटेंस जैसे चेयरमैन साहब ने आपको बताया है कि वो ऑन द डिक्लाइन है। बाहर बैठे पाकिस्तानियों को ये नजर आ रहा है कि ओपन मार्केट रेट कुछ और है, इंटर बैंक रेट कुछ और है। तो जो एक सिलसिला हवाला हुंडी बदला का रुका हुआ था, रोशन डिजिटल अकाउंट या बैंकिंग चैनल्स के थ्रू रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आ रही थी, 2.8 2.9 बिलियन डॉलर को उन्होंने टच किया मंथली बेसिस पे, वो इस वक्त 2 बिलियन या उससे लेस आ गई। ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। दूसरा, एक्सपोर्ट्स जो हमारी इस साल हमारा हदफ था कि हमने 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट टच करनी है, वो पिछले महीने 1.35 1.4 पे आ गई है। एंड अभी तक जनवरी के नंबर्स को इंकरेजिंग नहीं आ रहे। 1 फरवरी को हमारे पास जनवरी के नंबर्स आ जाएंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे, हम फिर आपको दावत देंगे, फिर से सिचुएशन का एग्जैक्टली 10-12 दिन बाद रिव्यू किया जाए, जब स्टेट बैंक रिजर्व्स भी आ जाएंगे, रेमिटेंस फिगर्स भी आ जाएंगे, एक्सपोर्ट फिगर्स भी आ जाएंगे, तो पिक्चर कोई अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट को रॉ मटेरियल को तरजीह देनी है। अगर आप रॉ मटेरियल को तरजीह नहीं देंगे, इधर सारी सनत बंद हो जाएगी। जितना रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है उसमें से 80 से 85% कन्वर्ट होके वापस एक्सपोर्ट होता है, 15 से 20% कन्वर्ट होके डोमेस्टिक मार्केट में गारमेंट, लॉन्स इस शक्ल में बिकते हैं और उस पर सरकार को 14 से 17% जीएसटी कलेक्ट होता है। और आपकी कोई 18 से 20% वर्क फोर्स डायरेक्टली रिटेल इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है। फिर उसका भी पहिया जाम होना शुरू हो जाएगा आने वाले महीनों में। अगर हमें ये रॉ मटेरियल की किल्लत होगी तो ये 2 pronged तलवार है जो हमारे साथ पे लटक रही है। तो लिहाजा हमारी इस साल एक मैसिव कॉटन शॉर्टेज है। फेक सीड्स का किस्सा मैं आपको बता चुका हूँ। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। इंडिया अपने आप को तैयार कर रहा है कि जो पाकिस्तान बिजनेस लूज करे वो इंडियन कंपनीज हमसे ज्यादा महंगी कीमतों पे गेन करें। उनकी कॉस्ट हमसे हमारे बराबर है, ये शायद 1-2 एरियाज में हमसे ज्यादा है, लेकिन वो इस वक्त तैयार बैठे हैं कि पाकिस्तानी सनतकार फेल हो और वो सारा बिजनेस बांग्लादेश और इंडिया गेन करे। आपकी इतला के लिए बांग्लादेश की एक्सपोर्ट पिछले महीने सब्सटैंशियली बढ़ी है, जबकि हमारी मंथ ऑन मंथ गिरती जा रही है। 5,31,000 बेल अमेरिका से शिप हो चुकी है 290 से 300 मिलियन डॉलर की, जिसके शायद डॉक्यूमेंट्स ना रिटायर हो, और ये एक बहुत बड़ा झंझारा हमारी तरफ आ रहा है। स्टेट बैंक एलसीआई नहीं खोल रहा। हमने बड़ा क्लियरली बता दिया, ये बात बता दी है स्टेट बैंक को, एंड कल हमने ये चीज अमेरिकन एम्बेसी को भी बता दिया, और इस वक्त वो भी फिक्रमंद है कि स्कॉटलैंड का वाली वारिस कौन होगा। हमारी ही मिलों का डेमरेज कराची पोर्ट पे और डिटेंशन शिपिंग लाइनों की वजह से इस वक्त 2 अरब रुपए को क्रॉस कर चुके हैं, और ये वो अमाउंट्स हैं जो हमारी मेंबर मिल्स ने पे करना है जैसे ही उनके डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं या बैंक्स पेमेंट करते हैं। 2 अरब रुपए क्रॉस कर चुके हैं डिटेंशन एंड डैमेज। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है जो आप डेली देख रहे हैं। बैंकों के साथ लोग वहां जाके उनके दरवाजे पे बैठे हैं, कोई किसी बैंक के पास, कोई किसी बैंक के पास। तो हम खुदारा एक डिजास्टर की तरफ हेडेड है। इसको अगर गवर्नमेंट ने होश करना आपको ना लिया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। फिर सिक्योरिटी की जरूरत हमें नहीं, बैंकों को होगी, स्टेट बैंक को होगी, क्योंकि आम बंदा कमर्शियल इंपोर्टर उनके जाके दरवाजे तोड़ेगा कि जब उनकी कंसाइनमेंट की वैल्यू कम, डिटेंशन डैमेज की ज्यादा हो जाएगी, वो फिर उनका गला पकड़ेगा। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, बड़े सालों बाद पहला साल है जिसमें हमें दिसंबर और जनवरी में गैस मिल रही है। पिछले साल हमें दिसंबर जनवरी में गैस नहीं मिली थी, और हमने ये बात आज से 3 महीने पहले मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब को बावर करा दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास आपको गैस देने को नहीं होगी जनवरी में। मैंने उन्हें कहा था सनत जिस तरह बंद हो रही है, आपके पास गैस इतनी सरप्लस हो जाएगी कि आप हमें मजबूरन गैस देंगे, क्योंकि पाइपलाइन में छोड़ी हुई गैस तो यूटिलाइज होना ही होना है। ये कोई बिजली का स्विच नहीं है कि आप ऑन ऑफ कर दें किसी पावर प्लांट की तरह। तो एग्जैक्टली हुआ, अब पाइपलाइन में गैस सरप्लस और हमारी बस मैंने इतना ही कहना था। बाकी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस था, कितने बड़े डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं। कि अगर हमारा रॉ मटेरियल नहीं छूटता तो 60 दिन 90 दिन बाद हमारी सनत तकरीबन सारी बंद हो जाएगी। बहुत बड़ा इशू है
देखने में इतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन उसका इकोनॉमी बहुत फर्क पड़ेगा। वो असद शफी साहब उसके बारे में आपको मैं इसमें दो चीजें ऐड करूंगा। आप इधर आ जाइए, माइक इसके पास आ जाए। मैं इसमें जी दो चीजें ऐड करूंगा। पहले तो आई वुड जस्ट वांट टू ऐड जो हामिद साहब और कामरान साहब ने थोड़ा सा फरमाया है। आई थिंक कि इस वक्त मुल्क के हालात बुरे हैं, बट मेरे ख्याल से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा नंबर्स को रन करें तो 2008 और आज में फर्क क्या है, ठीक है, या हमारे मुल्क के साथ हुआ क्या है। 2008 में 60 रुपए का डॉलर था, आज 250 रुपए का डॉलर है। 2008 में हमारी डेट, फॉरेन डेट थी तकरीबन 50 बिलियन के करीब, आज हमारी फॉरेन डेट 120 बिलियन के करीब है। तो 14 सालों में अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारी टोटल जो डेट है वो $5 बिलियन, हमारा जो डिफिसिट है वो टोटल $5 बिलियन पर ईयर, ठीक है। तो अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो इतनी 5 बिलियन की छोटी छोटी कंपनियां मुल्कों में सेल कर लेती है। तो कहने का मकसद है कि हमारे मुल्क को तबाह कर रहा है 5 बिलियन पर ईयर का डिफिसिट। और इसका हल भी यही है जो हम एप्टमा की के थ्रू हम बार बार बोलते हैं, हर महफिल में जाके हम बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ $5 बिलियन अगर हम हर साल अपनी टोटल एक्सपोर्ट बढ़ा लेंगे तो हम 4 साल में $20 बिलियन हमारा फिस्कल डिफिसिट जीरो हो जाएगा। सो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर हमें मौका दिया जाए